एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं डिटेल सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी। तो जिस तरीके से आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि हमारा सैंपल पेपर जो है वो रिलीज हो चुका है ऑफिशियली बाय सीबीएसई की वेबसाइट। एंड इसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस का चेंज हुआ है। नहीं तो क्या होता, पूरा साइंस पेपर एक साथ आता है, पर इस बारी क्या किया है वो लोग ने कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी ऐसे अलग अलग सेक्शन कर दिए। यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए इज ऑफ बायोलॉजी, सेक्शन बी इज ऑफ केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी इज ऑफ फिजिक्स। तो जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड इससे ना बच्चे को और बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा कि जो बायोलॉजी का ये है वेटेज है दैट इज मोर एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जिनको भी स्ट्रेटेजिकली प्ले करना है या पास होना है तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से बाइफिकेट हो चुका है, जिससे बायोलॉजी फर्स्ट कर सकते हैं, फिर केमिस्ट्री कर सकते हैं एंड फिर फिजिक्स कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पहले तो 1.5x पे लगा दीजिए एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए का स्टार्टिंग का पार्ट रहता है दैट इज ऑब्वियसली एमसीक्यूज, जिसमें आपको 18 एमसीक्यूज होंगे एंड 2 असर्शन रीजन होंगे दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन एमसीक्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन जो कि है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का। select the group in which all the organisms have the same mode of nutrition। अब यहाँ पे जो भी हमको दिए गए हैं नाम, उनको देखना है कि कौन से तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब जैसे कि हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो उसमें 3 तरीके के आते हैं, होलोजोइक, सैप्रोट्रोफिक एंड पैरासिटिक। पर इसमें क्या होना चाहिए, पूरे ऑप्शन में सभी का सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर सैप्रोट्रोफिक है तो सारे सेम, अगर पैरासिटिक है तो सारे सेम। ठीक है, ऐसे हमको देखना है। ऑल्सो पहले तो आप लोग वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखो पर 1x पे देखो। मैं चाहती हूँ कि 1.5x पे देखो सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है पर 1.5x पे देखना है। तो इसमें देखो, कस्क्यूटा, टिक्स, लाइज, लीचेस, टेपवर्म, ये सब क्या है, पैरासाइट्स है। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये बरोबर से आ रहा है एंड इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा बेटा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें हम लोग ऑप्शन सी मार्क करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस indicate the products formed after breakdown of the glucose in our muscle cells when there is lack of oxygen। अभी यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मसल सेल्स की बात हो रही है, राइट। मसल सेल्स नाम लेते ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मसल सेल्स लैक्टिक एसिड, राइट। तो इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड आएगा एंड एनर्जी आएगी। तो इसमें क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, नीचे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पे ब्रेन के बारे में पूछा गया है। लेट मी टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। अगर आप 10 साल पुराने पीवाईक्यूज करेंगे, ये चैनल में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस ले लिए हैं, वो भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, जिसमें हर एक टॉपिक कवर हो चुका है। तो आप चाहो तो चैनल पे चेक कर सकते हैं लाइव सेक्शन में जाकर, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाला जो पीवाईक्यू है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हाइंड ब्रेन के बारे में पूछा गया है। स्पेशली आपको पोस्चर एंड बैलेंस के बारे में हर टाइम पूछते हैं ये सवाल, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ऐसा अगर आपको पूछे तो मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस से समझ जाना है हमको कि ये बात कर रहा है सेरेबेलम की। पर सेरेबेलम कौन सा हिस्से में है, वो है हाइंड ब्रेन में, राइट। तो इसमें आप ऑप्शंस देखोगे ना तो काफी ट्रिक करके पूछा है। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम सलाइवेशन मेड्यूला करता है, दैट इज करेक्ट। पर अगर आप लोगों ने आगे की चीज नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है मिड ब्रेन, तो आप लोग रॉन्ग आंसर बोल दोगे, राइट। तो इसलिए इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा ऑप्शन रीड करो। तो इसमें क्या आएगा, ब्लड प्रेशर,
जो कि मेड्यूला करता है। एंड मेड्यूला कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन, राइट? इट इज नॉट इन द फोर ब्रेन, इट इज नॉट इन द मिड ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वॉज वेरी हाई, ठीक है, इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ डैश। कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही कंट्रोल रखता है? अगर जरा सा भी राइज हुआ तो वो उसको शट डाउन कर देगा, नीचे कर देगा। ये कौन है? यस, इट इज इंसुलिन। पर इंसुलिन कौन रिलीज करता है ये भी आपको देखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों इंसुलिन कह रहा है, पर इंसुलिन तो हमको पता है ये पैनक्रियास करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट, यानी डोमिनेंट है ब्लैक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल बी है, यानी ये क्या है? ये है डोमिनेंट। एंड दूसरा है व्हाइट फर जो कि है रेसेसिव, इसलिए स्मॉल भी बोला है। ये दोनों को क्रॉस किया, What can be inferred about the genetic makeup of the parent rabbits? अब हम लोग को सिर्फ फिनोटाइप बोला है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ये दो क्रॉस जो हुआ है, ये दो जो है वो कैसे है वो हमको नहीं पता है। अब जैसे कि अगर मैं इसका प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो दिस कैन बी प्रिडिक्टेड, बिकॉज ये रेसेसिव ही होगा ऑब्वियसली। अगर वो व्हाइट कैरेक्टर दिखा रहा है विच इज अ रेसेसिव ट्रेट, तो वो तो दोनों होगा अलील, तभी जाके वो रेसेसिव हो सकता है, राइट? पर इसमें दो ऑप्शंस है, या तो ये कैपिटल बी रहेगा, या तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी रहेगा, यानी हेट्रोजाइगस भी हो सकता है या होमोजाइगस भी हो सकता है। पर अगर आप लोग आगे का देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखा है? जो इसका क्रॉस हुआ है उसमें जो ऑफस्प्रिंग हुए हैं वो हुए हैं ब्लैक फर वाले। इससे हमको अब 100% श्योरिटी मिल चुकी है कि ये नहीं हो सकता है, ये होगा। बिकॉज अगर आपको F1 जनरेशन में, क्योंकि ये पेरेंट जनरेशन है, आगे की जो जनरेशन होगी दैट विल बी F1 जनरेशन में अगर आपको हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं तो ही आपको ये वाली चीज मिलेगी, राइट? सो इसमें हम लोगों को क्या आंसर मार्क करना है? ऑप्शन ए, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस्ड विद द रेसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन? ओजोन लेयर के बारे में कौन सी चीजें सही है? ओके, ओजोन लेयर हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से तो हमको बचाता है, राइट? ये और इंक्रीज नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, यानी ये जो 1 है, ये रॉन्ग हो गया है। ओजोन इज डेडली पॉइजन, यस दैट इज करेक्ट। अब ओजोन लेयर शील्ड्स, यस ये शील्ड करता है बच्चों, ये प्रिवेंट भी करता है। तो यानी थर्ड एंड फोर्थ तो हमको चाहिए ही ऑप्शन में, 1 नहीं चाहिए। अब 1 नहीं चाहिए तो मैं ये दोनों को पहले ही क्रॉस कर लेती हूँ, राइट? अब हमें ये तय करना है कि अभी 5th राइट है कि रॉन्ग है। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ CFC। CFC से ओजोन नहीं बनता है, उल्टा होता है, ओजोन में छेद आ जाते हैं अगर CFC रिलीज होता है, राइट? तो इसमें तो बोला ओजोन उसी से बनता है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो 5 तो हमको नहीं चाहिए, कोई भी ऑप्शन में 1 एंड 5 नहीं चाहिए। तो इसमें 1 है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। 5 इसमें है तो इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगी। बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस, जब आपको जरा भी डाउट हो कि मुझे नहीं आ रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं, तो तब हमें एलिमिनेशन मेथड से हटा देनी है चीजें। जो आपको 100% लग रहा है कि ये तो नहीं है आंसर, तो उसको हटा दो। ऐसे ऐसे करके आप हटाओगे ना तो आपको खुद वो करेक्ट आंसर दिखेगा कि यस आई एम द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमें एलिमिनेशन करना है जब भी ऐसे डाउट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग human activities has resulted in an increase of the non biodegradable substance? non biodegradable यानी क्या? जो धरती में वो डिग्रेड नहीं हो जाता है, मतलब वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है। अब जैसे कि प्लास्टिक को अगर आप ऐसे रखोगे तो आप सालों तक, मतलब अपने बच्चे भी आ जाएंगे ना, हाँ, फिर नेक्स्ट जनरेशन तक भी आ जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा वो प्लास्टिक को, क्योंकि इट टेक्स thousands of years, lakhs of years to degrade। और वहीं पे अगर हम लोग कोई केले का छिलका या वेजिटेबल का छिलका या कोई भी ऐसे रखेंगे हम लोग, तो वो डिग्रेड हो जाता है विद इन 1 वीक मैक्सिमम। तो इसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज, किसके वजह से ये सब चीज हो रही है,
इंक्रीज इन द ट्री प्लांटेशन नहीं, यूज ऑफ प्लास्टिक, यस, हम लोग इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको असर्शन रीजन करना है बच्चों, असर्शन रीजन आ चुके हैं। चलिए, टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट, सबसे पहली चीज जब भी आप असर्शन रीजन करो, आपको असर्शन को एज अ स्टेटमेंट 1 कंसीडर करना है और स्टेटमेंट 2 रीजन को। दोनों को सेपरेट स्टेटमेंट्स देखोगे तो आप लोग अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले से देखना नहीं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, इसका रीजन है। बिकॉज अगर आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि असर्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, फिर ये सब देखना ही नहीं है, समझ रहा है। तो पहले आपको असर्शन का स्टेटमेंट देखना है, राइट है कि रॉन्ग है, फिर रीजन में देखना है, राइट है कि रॉन्ग है, और फिर डिसीजन करना है। तो टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, ठीक है, द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ द टॉल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी ट्रेट, फॉर एग्जांपल आई कलर है, हाइट है, हेयर कलर है, ये सब हम लोग को कैसे मिल रहा है, ये सब कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ जीन। वो जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा है और जिससे आपको वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है अपने बॉडी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है, राइट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन रीजन, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसमें ये वाले वर्ड को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, लीस्ट बोला है, लीस्ट। अब सोचिए जरा कि वल्चर तो एपेक्स प्रीडेटर होता है, यानी एपेक्स में आता है, एकदम ऊपर आता है, टर्शरी से भी ऊपर आता है। अब अगर वो इतने ऊपर लेवल पे है तो बच्चों इतने सारे जो लेवल्स उसके नीचे है उसमें हर एक लेवल में क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा, राइट। और जब तक वो उसके पास आएगा तब तक तो हर एक का बायोमैग्निफिकेशन उसके पेट में जा रहा है। तो जितने ट्रॉफिक लेवल्स आगे उतना बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा। तो इसमें तो उल्टा लिखा है, इसके पास सबसे ज्यादा कचरा जाएगा उसके पेट में, जबकि इसमें लिखा है लीस्ट अमाउंट, लीस्ट नहीं आएगा। तो ये असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जब मुझे असर्शन रॉन्ग मिल गया ना, तो मुझे रीजन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आई हैव टू सेव टाइम, आई विल नॉट रीड द रीजन, बिकॉज यहाँ पे ही मुझे समझ में आ गया। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कहता है असर्शन इज फॉल्स, बताओ कौन, इट इज ऑप्शन डी, राइट। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Unlike animals, plants do not have any excretory products as they do not eat food. ये बोल रहे हैं एनिमल्स में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है और इसलिए वो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पर प्लांट्स के पास तो सिस्टम ही नहीं है, तो वो लोग का तो वेस्ट ही नहीं निकलता, ऐसा इसका कहना है। वेस्ट ही नहीं निकलता, वेस्ट निकलता है ना, आप लोगों को तो पता है ऑलरेडी, कौन से फॉर्म में। एक तो फोटोसिंथेसिस करता है वो, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी एक तरीके का वेस्ट हो गया। फिर ट्रांसपीरेशन पूल से वो एक्सेस जो वाटर है वो उसको निकाल सकता है। फिर वो ओल्ड जाइलम में सारा वेस्ट डाल सकता है। फिर जो भी ओल्ड लीव्स है वो उसमें अपना कचरा डाल सकता है, क्योंकि वो तो गिरने ही वाले कभी। तो ये सब चीज मेथड्स रहती है, इवन सॉइल अराउंड देम, तो ये सब मेथड्स है और ये हम लोग प्रॉपर उसका आंसर भी लिखते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के ऊपर हमेशा टॉपिक पे आंसर आता ही है, लाइक वेरी शॉर्ट आंसर आता है। इस बारी तो थोड़ा सा ये शॉर्ट आंसर पूछ लिया है, बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर पूछ लिया है, पर नहीं तो आप लोगों को ऑलरेडी वो 3 मार्क्स का सवाल आता ही है बोर्ड्स में। ये मैंने पिछले साल भी देखा था, पिछले से पिछले साल भी देखा था और उससे पहले भी देखा था, कोई ना कोई सेट में ये वाला आ ही जाता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसको आप लोग कर लेना स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसके बहुत इजी पॉइंट्स भी, ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट है, बहुत इजी पॉइंट्स है। अभी मैंने बोलते बोलते कितना बोल दिया, राइट। ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख के आ जाएंगे, 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों ने लिख दिया है, स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब इसमें ना इंटरनल चॉइस आपको मिली है, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, बट खैर हम लोग तो डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग तो सर मतलब हर एक करेंगे क्वेश्चन जो भी है, एवरीथिंग वी विल डू।
तो हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चेम्बर्स ऑफ हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, करना ही नहीं है उनको, ऐसे लगता है कि क्या ही है, हम लोग को सिर्फ डबल सर्कुलेशन करना है ना मैम, ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट रहता है आपको फिश का हार्ट कितना चेम्बर है उतना पूछते हैं, किस तरीके का सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ये पूछते हैं, रेप्टाइल्स का कैसा है, राइट, बर्ड्स का कैसा है, ये सब चीज आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो फिश का पूछा है और ह्यूमंस का पूछा है। अब अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश में कितने चेम्बर्स होते हैं बेटा, फिश में होते हैं 2 चेम्बर हार्ट, राइट। और ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस इज मैमल, तो मैमल में कितने रहते हैं, 4 चेम्बर हार्ट। अब अगर मैं 2 चेम्बर कह रही हूं तो 2 चेम्बर में एक एट्रिया हुआ और दूसरा वेंट्रिकल हुआ, राइट, इसमें एक एट्रिया हुआ और दूसरा वेंट्रिकल हुआ। और अगर मैं 4 चेम्बर कह रही हूं तो 4 चेम्बर में 2 एट्रिया हुआ और 2 वेंट्रिकल हुआ, तो इससे हमारे 4 चेम्बर्स बन गए, करेक्ट। एंड अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं होते हैं मिक्स, कभी भी नहीं होते हैं। फिश में होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही चेम्बर्स है, ऊपर वाला डब्बा, नीचे वाला डब्बा, इन द सेंस कि उसके बॉडी में तो है ही नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आप मान के चलो, क्योंकि उसके पास कोई सेप्टम ही नहीं है ना। हमारे में कैसे हार्ट के बीचों बीच ऐसा सेप्टम है जो राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट रखता है। राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड डील्स विद ऑक्सीजनेटेड, तो इससे जरा भी मिक्सिंग नहीं होता है। पर वो लोग बेचारे के पास कोई सेप्टम नहीं है, ऊपर वाला डब्बा एट्रिया, नीचे वाला डब्बा वेंट्रिकल, तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेफ्ट साइड का कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसमें तो पूरा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, राइट। पर इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। फिश के पास सिंगल सर्कुलेशन होता है, हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है, यानी एक ही साइकिल में ब्लड ने 2 बार हार्ट के अंदर एंट्री मारी, पर फिश में सिर्फ एक ही बार होता है ऐसे, तो इसका होता है सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे, इसमें डबल सर्कुलेटरी पाथवे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अभी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको लिखना है, जिसमें आपको जाइलम के मैकेनिज्म के बारे में लिखना है कि जाइलम जो होता है वो रूट्स के यहाँ पे होगा, रूट्स से वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा और वो ट्रांसपिरेशन की मदद से पूरा का पूरा एसेंट ऑफ सैप ऊपर तक लेके आएगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस, राइट। अबाउट 100 acres of forest land was declared as natural reserve park. The following organisms were predominant in the natural reserve park. अब आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप रीड करो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, नेशनल पार्क है और उसके ये सारे एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उससे आपको कुछ फूड चेन एंड फूड वेब बनाना है। क्रिएट अ फूड वेब कंप्राइजेस 2 सेपरेट फूड चेन्स, यानी 2 फूड चेन्स बनानी है और वो 2 फूड चेन्स को ऐसे इंटरलिंक कर रही है। अब इसमें बहुत सारे पॉसिबल सवाल के आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जो वैरायटी वो लोग ने दिए हैं उसमें से सबसे पहले तो आप लोग ये खोजेंगे कि हु आर द प्रोड्यूसर्स, राइट, क्योंकि हम लोग कोई भी फूड वेब हो या फूड चेन हम लोग प्रोड्यूसर के बिना स्टार्ट ही नहीं करते। तो इसमें प्रोड्यूसर कौन कौन है, एक तो मुझे ग्रास मिल गया प्रोड्यूसर, फिर ट्रीज मिल गया प्रोड्यूसर्स, राइट। अब और कोई नहीं है, कोई नहीं है और, तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले एक तरफ 2 फूड चेन बनानी है ना, तो एक फूड चेन में ग्रास को प्रोड्यूसर डाल दो, दूसरे फूड चेन में ट्री को प्रोड्यूसर डाल दो, ये सॉर्टेड हो गया। अब ग्रास को कौन खाएगा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ग्रास को इंसेक्ट्स डाल दो, ठीक है, तो ग्रास के ऊपर इंसेक्ट आ गया, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग खा लिया, फ्रॉग को स्नेक खा लिया, राइट, ये एक फूड चेन चल रही है। यहाँ पर दूसरी साइड में ट्री है, ट्री से लीव्स कौन खा रहा है, ट्री से लीव्स जेब्रा खा रहा है, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, फॉक्स खा रहा है, ये सब हम लिख सकते हैं, रैबिट खा रहा है, ये लिख सकते हैं, फिर रैबिट को स्नेक खा रहा है, तो इससे आपको इंटरलिंक करना है बेसिकली। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, इसमें कोई ऐसे कोई रूल नहीं है कि स्नेक को यही खाएगा या रैबिट को यही खाएगा, नहीं, अपने नेचर में कोई रूल नहीं रहता, जो जिसका मन करे वो खाता है। तो इसमें आप
एकदम फ्री होके कुछ भी कर सकते हो। इसमें पिकॉक लेना है पिकॉक ले लो, वल्चर, डक, बहुत सारी चीजें है अपने पास, पर वल्चर को एकदम ऊपर रखना है। तो इतना पता होना चाहिए किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है। अभी ग्रास आप ऊपर नहीं रख सकते या ग्रासहोपर को ऊपर नहीं रख सकते, उसको ऐसे जो लेवल पे है वही लेवल पे रखना है, ठीक है। बट देयर आर ऑप्शंस, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उस हिसाब से आप अपनी फूड वेब बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। मैंने इतनी बार बच्चों को हर सेशन में बताया है कि पूरा न्यूरॉन ड्रॉ करने को आएगा आपको एग्जाम में, प्लस हमको उसका लेबलिंग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको आना चाहिए और किस तरीके से आपको ये ट्रांसमिशन होता है ये भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से इसका एक रफ डायग्राम बता देती हूँ जिससे आप लोग एग्जाम के वक्त कर सकते हैं। तो जब भी आप न्यूरॉन बनाओ, सबसे पहले तो आप लोग इसका फेस बना लो, ठीक है, फेस बना लो। मोस्टली आपको लेबलिंग क्वेश्चन ही आएगा, पूरा का पूरा बनाने को तो नहीं आएगा, पर अगर बनाने को आए भी तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस है, नहीं तो एकदम इजी सा डायग्राम है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, साइटोन कंप्लीट हुआ, फिर हमने एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन का एंड जो होता है इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका नाम होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द फर्स्ट पार्ट जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा ये वाला जो न्यूक्लियस, ये जो मैंने बनाया दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू जो एरिया है उसका नाम है साइटोन या तो सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसको, साइटोन या तो सेल बॉडी। फिर ये वाला जो इलोंगेटेड पार्ट है इसका नाम है एक्सॉन, यानी दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द होल न्यूरॉन। अगर एक्सॉन छोटा होता तो न्यूरॉन का लेंथ भी छोटा होता, तो एक्सॉन ही है जो उसका लेंथ बढ़ा रहा है। एंड लास्ट में है एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड या तो आप नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं, जिससे एंड हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, छोटा सा साइनैप्स आएगा और फिर वैसे चेन ऑफ न्यूरॉन्स की चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप डायग्राम पूरा बना सकते हैं एंड एक एक का फंक्शन भी बोल सकते हैं। इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विथ प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पूरा वो हम लोग को डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है, पर इजी है, इतना कुछ हमको दिमाग लगाना नहीं है। आप एक चीज हमेशा नोट डाउन करके रखना, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हमारे टेक्स्ट बुक में है ना उसी तरीके से आपको आएगा, ज्यादा कुछ हाइफंडू नहीं आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को बस उतना वो रेशियो याद होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड का क्या रेशियो है, डाइहाइब्रिड का क्या रेशियो है, फिनोटिपिक का क्या है, जीनोटिपिक का क्या है। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर में थोड़ा सा हाई लेवल देते ही है वो लोग, पर इतना हाई लेवल आता नहीं है। अब इसमें देखो, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स, इसमें ये वाला जो है इसको क्रॉस करवाया विद दिस। शो द गैमेट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। अब F1 पाने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए पहले हम लोग को F1 लाना पड़ेगा। अब ये दोनों जो है ये पेरेंटल जनरेशन है। अब ये दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक हेट्रोजाइगस मिलेगा। क्या मिलेगा, हेट्रोजाइगस मिलेगा। हेट्रोजाइगस में हम लोग को कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिला है इन द F1 जनरेशन, और उसी तरीके का हम लोग को सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए दूसरा सेम लाना पड़ेगा। तो जब ये दोनों को हेट्रोजाइगस को हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, एंड ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक में है कि वी गेट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। यस और नो, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या मिलता है हमको, 9:3:3:1। So this is the ratio that we get. A total of 144 seeds were produced in which developed into saplings. Show the ratio in which these traits are independently inherited in these 144 samplings. अब यहाँ पे देखिए, एक चीज हमें समझनी है कि रेशियो तो विल रिमेन कांस्टेंट, ऑब्वियसली कितने भी तुम ले लो रेशियो तो वही रहेगा। दैट इज व्हाट, 9:3:3:1, करेक्ट।
तो बस यही है, हमको ये ऑलरेडी पता है, वही चीजें लिख के आनी है जो हमारी टेक्स्ट बुक में है। अब इसमें देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द होल पेपर ऑफ बायोलॉजी। इसमें क्या बोला है ना, आप लोगों को बोला है कि स्वीट पोटैटोज उसने खाया। अब ध्यान से देखिए, स्वीट पोटैटोज उसने खाया, फिर बॉइल्ड एग्स खाया। Help her to understand some steps in the process of digestion of the food taken by and answering। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक पैसेज में सिर्फ इतना ही बोला है, उसने स्वीट पोटैटो खाया और एग खाया, बस दैट्स इट। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिस तरीके से ये हेल्पफुल होगा नॉलेज। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज रिच इन प्रोटीन्स। अभी रिच इन प्रोटीन्स कौन है? स्वीट पोटैटो के बॉइल्ड एग्स, ऑब्वियसली एग्स, राइट। एग्स के पास बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है, इसलिए जिम वाले खाते हैं ना। तो प्रोटीन पाने के लिए तो रिच इन प्रोटीन कौन है? एग। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट इनिशिएटेड। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहला कहां पर होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। अब देखो स्टार्टिंग से करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू एनस, राइट। अभी माउथ में पहले सोचते हैं यार माउथ में होता है क्या प्रोटीन का डाइजेशन? नहीं, क्योंकि माउथ में सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज बनता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स का करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंपोनेंट इसोफेगस, जिसमें तो कोई एंजाइम नहीं बनती है। नेक्स्ट कौन आया? स्टमक आया। यस, स्टमक में बनता है ना पेप्सिन बनता है। अभी पेप्सिन को कौन सी चाहिए कंडीशंस? एसिडिक कंडीशंस चाहिए, HCl वाली कंडीशंस चाहिए, जिससे ये प्रॉपरली, देखो यहाँ पे लिखा भी है, नेम द एंजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? पेप्सिन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पेप्सिन। कंडीशंस रिक्वायर्ड, क्या क्या कंडीशंस चाहिए उसको? एकदम एसिडिक मीडियम चाहिए, HCl वाला एसिडिक मीडियम, जिससे ये डाइजेशन कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा ए वाला क्वेश्चन डन है। अब हम लोग बी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो चॉइस दिया गया है, इधर यू कैन डू ए वाला क्वेश्चन या तो बी वाला क्वेश्चन। अभी ए वाला कर लिया, अभी बी देखते हैं। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन्स फैट्स। अभी फैट किसके पास है? फैट भी एग्स के पास है, फैट भी एग्स के पास है। अब एग्स में जो फैट है वो कैसे डाइजेस्ट होंगे? तो सबसे पहले पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो फैट्स को टच करता है दैट इज लिवर। लिवर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, स्टार्ट करता है, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं कर पाता है, वो सिर्फ इमल्सिफिकेशन करता है। एंड फिर उसका नेक्स्ट लेवल होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज से, जो कि वो डाइजेशन करेगा लिपिड्स का। पर स्टार्ट कौन करता है? बाइल जूस करता है, लिवर करता है, राइट। विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज रिच इन स्टार्च। अभी स्टार्च में स्वीट पोटैटो आएगा, क्योंकि स्वीट पोटैटो इज रिच इन स्टार्च। हाउ इट इज डाइजेशन इनिशिएटेड। अभी इनिशिएटेड कहां पे हुआ? स्टार्च का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हुआ था? माउथ में हो गया था। माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज है उसने स्टार्ट कर ही दिया था ना कार्बोहाइड्रेट का यानी स्टार्च का डाइजेशन, और उसने सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में किसने किया? इसके बाद में जो आया दैट वाज पैनक्रियाटिक, राइट, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज, फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। विच ऑफ दीज पार्ट्स विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड यानी क्या? सबसे ज्यादा ऑलरेडी डाइजेस्टेड, यानी ये ऐसा पार्ट होगा जो कि एंड पार्ट होगा ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि अब हो चुका है डाइजेशन, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे हम आ चुके हैं जहां पर हो चुका है डाइजेशन, दैट इज ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड हो चुका है। दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पे डाइजेशन होने के बाद में वो कंप्लीट करने के बाद में एब्जॉर्प्शन भी कर लेगा। सो दिस इज नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी कर ही लेते हैं। हाउ विल द डाइजेस्टेड फूड बी टेकन अप बाय द एलिमेंट्री कैनाल। तो टेकन अप मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, आप लोगों को पता है ना एब्जॉर्प्शन कैसे करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज कॉल्ड एज विलाई। बस यहाँ पे यही लिखना है, विलाई से वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया है, या तो ए करो या तो बी करो, ठीक है। चलिए दोनों करते हैं अपन। पुनीत wanted to grow banana plants, ठीक है,
Based on your knowledge on plant reproduction, should he opt for seeds or any other alternative method of reproduction? अभी पुनीत को ना बनाना का पूरा ऐसा खेती करना है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब बनाना के तो सीड्स होते नहीं है और उसको खेती करना है, तो कैसे करेंगे? वो पूछ रहा है कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है क्या? यस है ना हमारे पास, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या कहता है? उसमें ऐसे ही फ्रूट्स या ऐसे ही फ्लावर्स जिसके पास नहीं है अभी, सीड कैपेसिटी खत्म हो गया है, जैसे कि बनाना, तो वो लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ये खेती कर सकते हैं, राइट? यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द बनाना। तो ये हम लोग जस्टिफाई ऐसे करेंगे। फिर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन। जब भी हम देखते हैं ना बनाना प्लांट का खेती करेंगे तो देखेंगे तो सारे के सारा बनाना जो है वो सेम दिखता है मोस्टली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बनाना का खेती है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हुआ है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर ये सेक्सुअल होता है, जैसे कि सीड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट? फ्लावर होता है ना उसमें इन्वॉल्व, तो उसमें वेरिएशन आते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। पर क्योंकि ये एसेक्सुअल है, और एसेक्सुअल में ऑब्वियसली देयर विल बी नो वेरिएशन एज सच, एंड इसलिए वो सारे के सारे सेम दिखते हैं, क्योंकि ये सारे जो बनाना प्लांट्स उगे हैं वो सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगे हैं, राइट? इसलिए इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज वेरिएशन। तो वेरिएशन कब आएंगे? जब रिकॉम्बिनेशन होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एंड आर वेरिएशंस गुड और बैड? ऑब्वियसली वेरिएशंस काफी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन द सर्वाइविंग। अगर कुछ भी फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटिक चेंज आया, ठीक है, तो अब क्या होगा ना, फार्मर ने जो भी खेती किया है बनाना का, क्योंकि ये सारे के सारे सेम है, तो अगर कोई आंधी तूफान आ गया तो पूरा का पूरा खेती बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सब कोई सेम ही है, किसी के पास कोई अनोखी शक्ति नहीं है। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता तो वो वाला जो खेती है ना, कुछ तो सरवाइव कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें वेरिएशन आए रहेंगे जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं। पर जब कोई वेरिएशन नहीं होता तो सारे के सारे मारे जाते हैं, राइट? तो इससे वही होता है कि आर वेरिएशंस गुड और बैड? ऑब्वियसली वेरिएशंस आर गुड। Next, Annie was conducting research on the number of fruits produced by watermelon. ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, वाटरमेलन के ऊपर है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब वाटरमेलन आप सोचिए वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है कि बाइसेक्सुअल? याद आ रहा है पपैया और वाटरमेलन, हमने ये दोनों एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल में पढ़ा हुआ है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिसेक्सुअल यानी वो पर्टिकुलर प्लांट में सारे के सारे मेल फ्लावर्स उगेंगे या तो सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे। यानी इसमें कैसा है ना, पौधा ही अलग है। हिबिस्कस का कैसा था, एक साथ ही हो रहा था, एक ही फ्लावर में मेल भी पार्ट है और फीमेल पार्ट भी है, तो उसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता था। पर इसमें वाटरमेलन का अलग अलग है, ये मेल प्लांट रहेगा, ये फीमेल प्लांट रहेगा। अभी अगर इनको पॉलिनेशन करवाना है तो ये लोग सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ये मेल फ्लावर्स है, सारे के सारे पोलन ग्रेन्स ही करेंगे, और इसके पास सिर्फ स्टिग्मा ही है फीमेल वाले के पास, तो ये लोग का सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ये लोग को क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है, राइट? तो क्रॉस पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड, ये मेरी बात याद रखना। अभी इसने क्या किया ना, एनी ने, शी ग्रू 25 वाटरमेलन प्लांट्स इन बोथ ग्लास ए, मतलब ग्लास हाउस उसने ना ऐसे अच्छे से खेती किया, एक ए दिया नाम और दूसरा बी दिया। शी इंट्रोड्यूस पॉलिनेटर्स इन ग्लास हाउस ए वाला जो था उसमें उसने पॉलिनेटर्स डाल दिए। अब हनी बी बोल दो या बर्ड्स बोल दो, ये सब डाल दिए, जिससे वो लोग ऐसा पॉलिनेशन करते रहेंगे, यहाँ का पोलन ग्रेन, वहां पे स्टिग्मा, ऐसा सब पोलन ग्रेन्स वो सब ट्रांसफर करते रहेंगे। और जो बी वाला बेचारा था उसमें कुछ डाला ही नहीं उसने। अब यहाँ पे बी में क्या सीन हो रहा है, एक तरफ सारे मेल फ्लावर्स है और एक तरफ सारे फीमेल फ्लावर्स है, और बस ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि पॉलिनेटर्स तो है ही नहीं, तो कैसे होगा ट्रांसफर? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो ए वाला रहेगा उसमें अच्छी तरीके से सारी चीजें होगी, पर बी वाले में कुछ भी नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा। तो व्हाट डिफरेंस विल शी ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स? तो ऑब्वियसली जो ग्लास हाउस ए है उसमें अच्छे से फ्रूट्स आएंगे, सब कुछ प्रोसेस होगा, पर ग्लास हाउस बी में कुछ भी नहीं होगा, राइट? लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल अकर इन अ फ्लावर वंस इट गेट्स फर्टिलाइज्ड। यानी यहाँ पे क्या पूछा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
जो डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी, वो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है स्टोरी में, ये पूछा है। तो बाद में क्या होता है, वंस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस, तो उसके बाद में एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म बनने के बाद में क्या होता है, जो भी पार्ट्स थे अभी उसका कोई काम नहीं है, स्टेमेन, कार्पेल, सेपल्स, पेटल्स, ये सब निकल जाते हैं, दे फॉल ऑफ। एंड दूसरी चीज, जो भी पहले ओव्यूल्स थे वो बन जाते हैं सीड्स, एंड जो भी ओवरी था वो बन जाते हैं फ्रूट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल्स टर्न इनटू सीड, ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट। तो ये दो चीजें होती है जिससे ये प्रॉपरली चेंज हो जाता है, एंड इवन जो पूरा का पूरा फ्लावर था वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। So these are the three changes that occurs once it gets fertilized. Yes, तो यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो रहा है. So this is not our lecture to discuss chemistry. केमिस्ट्री के लिए मैं एक अलग सा सेशन क्रिएट करने वाली हूँ, तो आप लोगों को वो सेशन में देख लेना है. तो केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड सेशन रहेगा, जैसे कि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी किया. ठीक है. सो दिस इज कुरैशी मैम साइनिंग ऑफ. मैं मिलूंगी आपको केमिस्ट्री वाले सोल्यूशन में. सो टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर. एंड बच्चों, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऑन अ रेगुलर बेसिस हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप लोग को अगर भरोसा नहीं होता तो लाइव सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिए. इतनी प्रैक्टिस, मतलब अभी बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं. एंड इफ यू आर नॉट अटेंडिंग दोज क्लासेस, यू आर मिसिंग अ लॉट. और फिर लास्ट में आप आओगे ना मेरे पास, तो मैं हेल्प भी नहीं कर पाऊंगी. इससे अच्छा आप अभी जुड़ जाओ और ये जर्नी में अच्छे से करो, मेहनत करो. मैं हूं आपके साथ, पर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासेस में आना पड़ेगा. ठीक है. ऑलरेडी लाइव में आ चुके हैं, सारे सेशंस लग चुके हैं. आप टाइमिंग, क्या टॉपिक है, सारी चीजें देख सकते हैं वहां पर अपकमिंग लाइव में. ओके. सो सी यू ऑल इन द लाइव सेशंस. टिल देन, बाय.